हमने आपको इतना ही बताया अब तक कि हम जो शुरू कर रहे हैं वो हमारा संविधान टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। और हमारे संविधान में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन कम्स टू माइंड, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि आखिरकार संविधान है क्या। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे पहले आपके दिमाग में यही आता है। तो हमने कहा कि संविधान जो है हमारा, संविधान नियम और कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज है, और वो कैसा है, लिखित दस्तावेज है, जिसके माध्यम से देश का शासन या प्रशासन संचालित होता है। यानी इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन इज एन रिटन डॉक्यूमेंट या रिटन टेक्स्ट which through govern एडमिनिस्ट्रेशन, हम गवर्न कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं भैया, जिसके माध्यम से हम रन कर रहे हैं, विच थ्रू वी रन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री, अपने देश का शासन और प्रशासन चला रहे हैं संविधान के द्वारा। यानी संविधान क्या है, एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से देश का शासन या प्रशासन क्या हो सकता है, क्या होता है, संचालित होता है। तो उसे ही हम क्या कह रहे हैं भैया, संविधान कह रहे हैं। बात क्लियर है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो संविधान अगर हम कह रहे हैं तो फिर अगला प्रश्न हमारा ये आपके दिमाग में आता है कि अगर संविधान ये है तो अगला प्रश्न सीधा आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या हमारे पास ही संविधान है, किसी अन्य देश के पास संविधान नहीं है। ध्यान रखना। तो हमने कहा कि हमने अगला पॉइंट यहां पर कहा कि अधिकांश देशों के पास अपना संविधान है, अधिकांश देशों के पास अपना संविधान है। मोस्ट ऑफ कंट्रीज हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, उनके पास अपना संविधान है। अच्छा, अगर उनके पास अपना संविधान है, ध्यान रखना, जिनके पास, अधिकांश देशों के पास अपना संविधान है तथा उनमें से कुछ देश लोकतांत्रिक हैं, उनमें से कुछ देश लोकतांत्रिक हैं। क्या भी है उनमें से कुछ देश, तो उनमें से कुछ देश, या अगर हम ये बात कहते हैं कि उनमें से अधिकांश लोकतांत्रिक हैं, उनमें से अधिकांश क्या हैं, लोकतांत्रिक हैं। यानी अगर हम ये बात कहें, अगला पॉइंट, यह जरूरी नहीं है कि जिन देशों के पास यह जरूरी नहीं है कि जिन देशों के पास अपना संविधान है, वे सभी लोकतांत्रिक हों, बहुत ध्यान से समझना। हमने कहा कि हमारे पास अपना संविधान है, हमारे पास क्या है, अपना संविधान है, और हमारा जो संविधान है वो संविधान हमारे पास है, और हम कैसे हैं, लोकतांत्रिक हैं। यानी अधिकांश देशों के पास अपना संविधान है और उनमें अधिकांश लोकतांत्रिक हैं, सभी देश लोकतांत्रिक नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि जिस भी देश के पास अपना संविधान है तो लोकतंत्र है। जैसे यहां पे अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हम नॉर्थ कोरिया की बारे में बात करें, नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया जो है, उत्तर कोरिया देश जो है, तो उत्तर कोरिया में किंग जोंग, क्या नाम उसका, जो वहां का तानाशाह शासक है, तो वहां पे क्या डिक्टेटरशिप है, वहां तानाशाही है। वहां भी उस देश का क्या भी, उस देश का अपना संविधान है, उस देश का क्या भी अपना संविधान है, बोले यहां के ना, अपना संविधान है। लेकिन क्या वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्या वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, नहीं, वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, वहां पे क्या है, तानाशाही सिस्टम है, वहां पर क्या है,
तानाशाही सिस्टम है। तो ऐसा नहीं है कि सभी देशों के पास अपना संविधान है तो सभी देश लोकतांत्रिक हैं। तो ये स्टेटमेंट में बात आ जाती है कि यह जरूरी नहीं है कि जिन देशों के पास अपना संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक हों। हां, अधिकांश देशों के पास अपना संविधान है और उनमें से अधिकांश देश कैसे हो जाएंगे, उनमें से अधिकांश देश हो जाएंगे लोकतांत्रिक हो जाएंगे। उनमें से अधिकांश देश कैसे हो जाएंगे भैया, लोकतांत्रिक हो जाएंगे। इस बात को याद रखना। क्लियर है, समझ में आ गया? एक बार यस सर लिख दीजिए कि हां सर ये बात एकदम से क्रिस्टल क्लियर है, ये बात हमारी समझ में विधिवत तरीके से आ चुकी है, ये बात हमारी समझ में विधिवत तरीके से आ चुकी है। ठीक है, अच्छी बात। अब हम कहेंगे कि अगर ये संविधान है तो फिर हमारा संविधान बना कैसे, हमारा संविधान कैसे बना? क्या अनुपम सर शुरुआत से ही हमारे पास अपना संविधान था? क्या शुरुआत से हमारे पास संविधान था? तो ध्यान रखना, अगर हम कहेंगे कि क्या शुरुआत से हमारे पास अपना संविधान था, क्या शुरुआत से हमारे पास संविधान था? तो उत्तर हो जाएगा नहीं, शुरुआत में से हमारे पास संविधान नहीं था। हमारा संविधान बना कब है? 1949 में संविधान बन करके तैयार हुआ और 1950 में संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। क्यों हमारा संविधान बना, क्या उसकी प्रक्रिया है? ध्यान रखना, हमारा देश ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। हमारा देश क्या था? तो हमारा देश ब्रिटेन का क्या था? उपनिवेश था। हमारा देश क्या था भैया? तो ये जो हमारा देश है वो ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन का उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब कॉलोनी बोलते हैं अंग्रेजी में, और उपनिवेश का मतलब है निवेश यानी इन्वेस्ट, उप यानी वहां पे कोई अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आकर के रूल चलाने लग गया। पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी देश में उस देश का चल रहा है। तो हमारे यहां पहले क्या था? ब्रिटेन का ही सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन था। और ब्रिटेन का जो है, भारत जो है ब्रिटेन का एक प्रकार से उपनिवेश था। और यहां पे जो व्यवस्था चल रही थी उसी व्यवस्था को आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा, उपनिवेशवाद नाम सुना होगा। कोलोनिज्म कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? कोलोनिज्म कहते हैं, उपनिवेशवाद। तो भारत में उपनिवेशवाद चल रहा था, शासन चल रहा था ब्रिटेन का, शासन ब्रिटेन का चल रहा था। तो धीरे धीरे जो ब्रिटेन में पूरा प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन थे। आपको पता है कि ब्रिटेन के राजा ने सबसे पहले अपने देश के नागरिकों को 1215 में कुछ अधिकार दिए थे। क्या दिए थे? अब 1215 में अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए, और उन्हीं को हमने क्या नाम दिया? उन्हीं को हमने मैग्ना कार्टा नाम दिया। क्या नाम दिया? मैग्ना कार्टा नाम दिया। तो धीरे धीरे से यह व्यवस्था, तो ब्रिटेन आदि देशों में तो यह व्यवस्था बहुत समय पहले से चल रही थी। ब्रिटेन आदि देशों में तो यह व्यवस्था बहुत पहले से चल रही थी, बस हमारे यहां पे नहीं थी। ऊपर से ब्रिटेन ने भारत में उपनिवेशवाद की शुरुआत की, भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। यहां से बहुत सारा संसाधनों का दोहन करके ब्रिटेन मोर रिच होता जा रहा है। यहां के लोगों को एक्सप्लॉइट करके, यहां के लोगों को शोषण करके, और ब्रिटेन ने अपना गुलाम बना लिया। धीरे धीरे कहते हैं ना कि समय का पहिया घूमता है, वक्त बदलता है, वक्त बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो ये जो बातें आई हैं वो इसी तरीके से कि धीरे धीरे वक्त बदला, कुछ बौद्धिक लोग, पढ़े लिखे लोग इधर से उधर आए, समाज बदला। तो यहां पे भारत में भी, हमारे यहां पर भी लोगों को महसूस हुआ कि भैया हमारे यहां पर भी एक व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे यहां पर भी एक संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे यहां पर भी संविधान होना चाहिए। जैसे ब्रिटेन में वहां की सरकार सारे काम चल रही है, वहां के राजा रानी के द्वारा वहां के लोगों को कुछ अधिकार दिए गए, कुछ स्वतंत्रता दी गई, ऐसा हमारे यहां पर क्यों नहीं है? तो उसी तरीके से डिमांड बढ़ी और धीरे धीरे हमारे भारत के लोगों ने अपने स्वशासन, अपने स्वराज की मांगों को सामने लेकर के आए, और ब्रिटेन का जो आधिपत्य था, ब्रिटेन का जो डोमिनेंस था, उसको चैलेंज करना शुरू किया। और धीरे धीरे ब्रिटेन की पावर खत्म हुई और अंततः 1949 में ब्रिटेन से पूरी तरीके से भारत देश आजाद हुआ। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, और स्वतंत्र राष्ट्र बना तो भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। कई प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, तानाशाही सिस्टम होता है और राजशाही सिस्टम होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। भारत ने डेमोक्रेटिक व्यवस्था को अडॉप्ट किया। डेमोक्रेटिक का मतलब है लोकतांत्रिक में लोगों का जो है कि डोमिनेंस रहता है, जनता ही सर्वोच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति का चुनाव करेगी,
जैसा कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन साहब ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में बताया कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा दिया गया ही व्यवस्था है, मतलब जनता ही मालिक है। आज आप प्रधानमंत्री हैं, हमारे लोकसभा सदस्य हैं, वाराणसी से, उत्तर प्रदेश वाराणसी से लोकसभा सदस्य हैं, चुनाव लड़ते हैं, आप वोट डालते हो, सांसद का वोट डालते हो, विधायक के लिए वोट डालते हो। यही विधायक विधानसभा में जाकर के, विधानमंडल में जाकर के बैठते हैं, विधायक की हैसियत से बैठते हैं, राज्य के नियम कानूनों पर बात करते हैं, राज्य के लोगों के लिए वेलफेयर की बातें करेंगे। केंद्र में जब एमपी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, सांसद बाद में मंत्री बनते हैं और ये सब मिलकर सरकार चलाते हैं। देश के लिए कुछ अच्छी बातें करेंगे, कुछ खराब बातें करते हैं ज्यादा तो नेता है, बट हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छी बातें करेंगे, वेलफेयर की बात करेंगे, जनता के कल्याण की बात करेंगे। इनको चुन करके कौन भेज रहा है? आप लोग, हम लोग ही तो इनको चुन करके भेज रहे हैं। बोलिए हाँ कि ना? यस सर कमेंट बॉक्स में लिखिए एक बार। हम ही तो उनको चुन करके भेज रहे हैं। तो जब हम उनको वहां पे चुन करके भेज रहे हैं, किस लिए हम उनको चुन करके भेज रहे हैं? कि वो हमारे लिए कुछ बेहतर करें। यानी हम उनको चुन के भेज रहे हैं, इसलिए हमारे यहां पे जनता का शासन है, हमारे यहां पे लोकतंत्र है। तो धीरे धीरे हम बात करेंगे कि आखिरकार हमारा देश कैसे बना। तो सबसे पहले हमारे देश को बनने के लिए ध्यान रखना भैया, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि परिभाषा के तौर पे कि देश के सर्वोच्च कानूनों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉस, जितने भी नियम कानून है। भारतीय संविधान एक लिखित एवं विशाल संविधान है। हमारा संविधान बहुत बड़ा संविधान है, याद रखना भी। हमारा संविधान क्या है? बहुत बड़ा संविधान है, याद रखना। अच्छी बात है। दूसरी बात ध्यान रखना, कुछ पॉइंट्स आप यहां पर नोट कर लीजिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, याद रखना, भारत देश का। भारत देश का दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, याद रखना। शुरुआत में हमारे संविधान में 22 भाग थे। शुरुआत में हमारे संविधान में कितने भाग थे भैया? 22 भाग थे जब हमारा संविधान बना। और हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे जब भारत का संविधान बना 1949 में। तब हमारे संविधान में देयर आर 395 आर्टिकल्स। तो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे और हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। देयर आर 8 शेड्यूल्स। हमारे संविधान में उस वक्त जब हमारा संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां थी, याद रखना भैया। अभी कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी वर्तमान में, तो अब याद रखिएगा, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जिस वक्त हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था उस वक्त भारत के संविधान में 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। 22 भाग थे, याद रखना भैया। ठीक है, तो ये संविधान यहां पर बना है ना। आखिरकार ये संविधान बनाने की हमको क्यों जरूरत पड़ी? जैसा कि मैंने आपको कहा कि ब्रिटेन, हमारे यहां पे ब्रिटेन का उपनिवेश चल रहा था, उपनिवेशवाद था। तो हमारे यहां के लोगों को कोई स्वतंत्रता नहीं थी, ऊपर से उनका शोषण किया जा रहा था। ब्रिटेन ने अधिकांश लोगों को गुलामी भरी जिंदगी से लोग जी रहे थे। और जबकि विदेशों में एक अलग प्रकार की व्यवस्था चल रही थी, वहां के नागरिकों को बहुत ज्यादा स्वतंत्रताएं थी, तो वहां से लोगों ने अडॉप्ट किया और चीजों में हुआ। यानी अगर हम कहें तो यह सरकार की मनमानी रोकने के लिए था, है ना। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी। लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, सभी को संविधान के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। सब किसके अनुसार काम करेंगे? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें लिखी गई कि लोगों को किस किस प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मूल अधिकारों के बारे में बात किया गया, मूल कर्तव्यों के बारे में बात किया गया, बाद में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की। उसके अनुसार ही तो सरकार अब काम करेगी। और तो जनता की बात सुनी जा रही है, बात क्लियर है। यदि कोई गैर संवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करता है तो संविधान तय करता है कि क्या कार्रवाई होगी। याद रखना, आज हमारे देश में आपके और हमारे जैसे एक साधारण नागरिक से लेकर के महामहिम राष्ट्रपति तक सब लोग किसको फॉलो करेंगे? सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। आपने एक आर्टिकल सुना होगा, अनुच्छेद 61 का नाम आपने सुना होगा। आर्टिकल 61 में इंपीचमेंट की बात की गई है। किसकी बात की गई है? तो आर्टिकल 61 में इंपीचमेंट की बात की गई है। हिंदी में कहते हैं उसमें महाभियोग की बात की गई। किसकी? महाभियोग की बात की गई है। तो महाभियोग की बात की गई है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, इंपीचमेंट कहते हैं। और ये इंपीचमेंट किस कंडीशन में लगता है? जब राष्ट्रपति अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अगर काम करेंगे, गैर संवैधानिक तरीके से अगर काम करेंगे, तो राष्ट्रपति पर भी इंपीचमेंट महाभियोग की प्रक्रिया को लगाया जा सकता है। इसलिए हमको संविधान की जरूरत पड़ी इस
बात को ध्यान रखना। इसलिए क्या पड़ी भैया, इसलिए हमको संविधान की जरूरत पड़ी, इस बात को याद रखना भैया। बात क्लियर है। 1945 का समय चल रहा है और 1945 में लंदन में चुनाव हुए और ब्रिटेन में मतलब चुनाव हुए और सरकार बदली और क्लीमेट एटली की सरकार जब बनी तो वो भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। तो उनके बाद ही याद रखना भारत में और स्वतंत्रता की बातें होने लगी और कंप्लीटली अगर हम बात करें, ध्यान रखना, अगर हम फाइनली बात करेंगे तो 1946 में जाकर के क्या भैया, 1946 में जाके 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। 1946 में किसका गठन हुआ, तो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। कि जितना पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वैसे तो संविधान में बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन अभी जो आपको पढ़ा रहा हूं वो यूपी बोर्ड की किताबों के आधार पर पढ़ा रहा हूं। जितना यूपी बोर्ड की किताबों में दे रखा है, जितना आपके यूपी टेट के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना। तो 1940 में संविधान सभा का गठन हुआ और इस संविधान सभा का गठन जो हुआ, इसका केवल एक काम था, संविधान का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना, टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण करना और एक अंतरिम सरकार का गठन करना, एक अंतरिम सरकार का गठन करना। किसका गठन करना भैया, एक अंतरिम सरकार का गठन करना इसका काम था, इस बात को याद रखना भैया। ठीक है, क्लियर है। तो संविधान सभा का गठन हुआ और इसी संविधान सभा ने याद रखना भैया, बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसी संविधान सभा ने दिसंबर 1946 से क्या भैया, दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949, दिसंबर 1940 से लेकर के नवंबर 1940 तक भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया। भारत के लिए क्या किया, एक संविधान का निर्माण किया और संविधान के निर्माण की अपनी अलग अलग प्रोसेस रही, बहुत सारे संविधान का निर्माण हुआ, संविधान सभा की बैठक हुई और इस तरीके से क्रमिक रूप से भारत का एक संविधान बना। बहुत क्लियर है, बताइए यहां तक ये बात समझ में आ गई भैया, बोलो कि हाँ सर, ये बात यहां पे हमारी कंप्लीटली समझ में आ गई कि 1946 में भारत का एक संविधान बना और संविधान सभा का गठन किया गया। अच्छा, अब एक महत्वपूर्ण बात यहां पे समझ लीजिए, अब एक महत्वपूर्ण बात आप यहां पे सबसे पहले समझ लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। किसका, संविधान सभा का गठन। याद रखना, संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा में 389 सदस्य आए, 389 सदस्य चुनकर आए। कितने सदस्य चुनकर आए भैया, तो 389 सदस्य जो है, ध्यान रखना भैया, इसमें चुनकर के आए और इन्हीं 389 सदस्यों ने भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया। भारत के लिए क्या किया, एक संविधान का निर्माण किया। यानी यही 389 सदस्य संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य कहलाए और संविधान सभा के सदस्य कहलाए तो उसमें बहुत सारे व्यक्ति थे। जैसे आपने नाम सुना होगा जवाहरलाल नेहरू, आपने नाम सुना जवाहरलाल नेहरू, जो बाद में जाकर के भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू भी कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सदस्य बने और संविधान सभा के सदस्य बने तो बाद में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। और उस वक्त ध्यान रखना, विदेश मंत्रालय भी किसके पास था, जवाहरलाल नेहरू के पास था। तो विदेश मंत्री भी कौन थे, फॉरेन मिनिस्टर भी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू बने। याद रखना, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। आपने श्री जगजीवन राम का नाम सुना होगा, आपने, जो श्रम मंत्री बने थे। ये बाद में जब बने, इनके पास मंत्रालय दिए गए, मैं उनके नाम यहां पे लिख रहा हूं। जगजीवन राम का आपने नाम सुना होगा, जगजीवन राम। तो जगजीवन राम कौन बने भैया, श्रम मंत्री बने। बाद में जब देश अपना हो गया, संविधान अपना अलग हो गया, जगजीवन राम श्रम मंत्री बने। ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया भैया, उप प्रधानमंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया, उप प्रधानमंत्री बनाया गया। जबकि उप प्रधानमंत्री जैसा पद नहीं था, बट केवल उनको दे दिया गया क्या भाई, उप प्रधानमंत्री का पद बनाया गया। जॉन मथाई का नाम ध्यान रखना, वित्त मंत्रालय दिया गया डॉक्टर जॉन मथाई को। तो डॉक्टर जॉन मथाई, तो डॉक्टर जॉन मथाई को क्या दिया गया, वित्त मंत्रालय दिया गया। ये कौन बन गए भैया, वित्त मंत्री बने, ध्यान रखना मुख्य रूप से। और उसके अलावा जॉन मथाई के अलावा आप स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था राजकुमारी अमृता कौर को, अमृत कौर को। तो राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, तो राजकुमारी अमृत कौर, तो राजकुमारी अमृत कौर को क्या दिया गया, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया,
स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। राजकुमारी अमृत कौर को क्या बनाया गया भैया? स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, याद रखना भैया। जयराम दौलतराम को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। जयराम दौलतराम को क्या बनाया गया? श्री जयराम दौलतराम को, इनको खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। तो खाद्य एवं कृषि मंत्री किसको बनाया गया? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री श्री जयराम दौलतराम को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया, ध्यान रखना। संविधान सभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? यहां कुछ और लिख दे रहा हूं, संविधान सभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। संवैधानिक सभा का सलाहकार किसको बनाया गया था? तो बीएन राव को, बीरेन नरसिंह राव, बीएन राव को सलाहकार नियुक्त किया गया था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बताइए क्या सब ये बात यहां पे समझ में आ रही है? इसके अलावा बहुत सारे लोग थे, एच.वी. कामत थे, सरोजनी नायडू थी, है ना, विजय लक्ष्मी पंडित थी, तो ये और भी बहुत सारे लोग थे जो बाद में ऐसे मंत्रालय पर भी नियुक्त हुए और जो संविधान सभा में थे, जिसने संविधान सभा ने 1946 से लेकर के और भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया, याद रखना भी। ठीक, बात क्लियर है? ध्यान रखना, कहते हैं कि पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। उसके बाद ध्यान रखना भैया, दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हुई वो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, ध्यान रखना। तो इसमें अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। अध्यक्ष बनाया गया किनको भैया? तो सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया, जो ओल्डेस्ट थे, मतलब बुजुर्ग थे, तो इसीलिए उनको अध्यक्ष बना दिया गया। और बाद में 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बनाया गया, ध्यान रखना, राजेंद्र प्रसाद जी को। राजेंद्र प्रसाद जी को बाद में क्या बनाया गया? इनका अध्यक्ष बनाया गया। लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराऊंगा, ध्यान रखना। लास्ट में क्या कराऊंगा मैं? लास्ट में मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो ये भी आपको याद करना होगा। बात क्लियर है? अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुल मिला के अगर हम बात करेंगे तो भारत का संविधान बनकर के कब तैयार हुआ, ध्यान रखना। तो अगर हम बात करेंगे तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनके तैयार हुआ। भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, याद रखना। इसीलिए अगर हम बात करेंगे तो 26 नवंबर को, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं कि 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। आपको पता है ना, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर के तैयार हो गया था, तो फिर संविधान को लागू क्यों नहीं किया गया था? संविधान को क्यों लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को? तो ये भी ध्यान रखना कि 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। संविधान क्या हुआ भैया? तो संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। आखिरकार कौन मुझे बताएगा, कौन विद्यार्थी बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ कि भाई 26 जनवरी को संविधान क्यों लागू हुआ? हमने इसको तभी लागू क्यों नहीं कर दिया? बताओ, बताइए, कमेंट करके बताइए सभी लोग। तो आपको पता होगा, मैंने आपको पहले बता दिया था, 1929 में लाहौर में नेहरू जी ने पूर्ण स्वतंत्रता की, पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया था। और 26 जनवरी 1930 से क्या 26 जनवरी 1930 को उन्होंने पूर्ण स्वराज और स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज यानी स्वतंत्रता की बात कह दी थी भैया कि आज से हम कैसे हो जाएंगे भैया? स्वतंत्र हो जाएंगे। आज से हम क्या हो जाएंगे भैया?
स्वतंत्र हो जाएंगे, ऐसी उन्होंने अपने लाहौर अधिवेशन में 1929 में अनाउंसमेंट किया था। तो उस ऐतिहासिक तिथि की वैल्यू को बचाए रखने के लिए हमने भारत के संविधान को लागू किया 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी की डेट को यादगार बनाने के लिए। इसलिए आपको पता होगा कि 26 जनवरी को आप गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को हम किसके रूप में मनाते हैं? तो इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। किसके रूप में मनाते हैं? तो इसीलिए हम याद रखना 26 जनवरी को हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यह बात आपको यहां पे समझ में आ गई, बात क्लियर। बहुत सारी समितियां बनी हुई थी, याद रखना। आपको एक फेमस समिति का नाम आपको पता होगा इस समय पर, जिसने संविधान बनाने के लिए विशेष तौर से काम किया था, यानी संविधान सभा ने काम किया था। लेकिन अगर हम बात करें, याद रखना कि आखिरकार संविधान को लिखने का, संविधान को बनाने का काम जो सौंपा गया था वो किसको सौंपा गया था? तो एक समिति थी, जिस समिति को हम कहते हैं प्रारूप समिति। क्या कहते हैं? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति कहते हैं। और ये जो प्रारूप समिति थी, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, और इसी समिति ने संविधान को लिखने का अपना प्रॉपर तरीके से काम किया था, याद रखना भैया। इसी समिति ने संविधान को अपना लिखने और काम करने का काम किया था। तो ये हो जाएगी आपकी प्रारूप समिति, संविधान बनकर के आपका तैयार हो गया। ये बात मैंने आपको बता दी थी, याद रखना। भीमराव अंबेडकर जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, ये बात हमने आपको यहां पर बता दी। बोलो क्लियर भैया? ठीक है। जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ तो संविधान, ध्यान रखना, 9 दिसंबर 1940, 11 दिसंबर 1940, और ध्यान रखना यहीं पे 1940 में ही नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पारित किया गया था। और वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में देखने को मिला। तो हमारा संविधान क्या है, हमारे संविधान के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, वो हमको झलकता है। तो किस में झलकता है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में झलकता है। इस बात को ध्यान रखना। प्रियम्बल में झलकता है, याद रखना। और प्रियम्बल को हम क्या कहते हैं भैया? प्रियम्बल को हम कहते हैं भैया कि भारतीय संविधान की कुंजी क्या है? प्रियम्बल है। प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इस तरीके से 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को बनकर रह हुआ, 26 जनवरी 1950 को उसको अंगीकार स्वीकृत करते हैं। और वहां भारत के लोगों को कई प्रकार की स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता, अखंडता, समझता, इस सब चीजों को प्रोवाइड करते हैं। बात क्लियर है? चलिए, अच्छी बात। प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम, सॉरी गाइस, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, माफी चाहूंगा दोस्तों, गड़बड़ हो गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मैं बोल तो सही रहा हूं, बी आर अम्बेडकर जी थे, बी आर अम्बेडकर। माफी चाहूंगा दोस्तों, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, माफी चाहूंगा, सभी दोस्तों से माफी चाहूंगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम, हाँ, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है, वो गड़बड़ हो गया, मैं बोल तो सही रहा था, लिख मैंने गलत लिया, राजेंद्र प्रसाद नाम लिख गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेटेट का बैच कब से स्टार्ट होगा? जेटेट का बैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बट हाँ कुछ समय में स्टार्ट हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम भीमराव अम्बेडकर जी, वो गड़बड़ी हो गया मुझसे। ठीक है, आगे चलेंगे। तो हमने कहा कि जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी, तो हमने कहा कि संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को क्या कहते हैं? साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं प्रस्तावना को, ध्यान रखना। तो प्रस्तावना में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं एक चीज, अगर मैं आपको यहां पर लेकर के चलूं और मैं यहां पर आपको गूगल से लेकर के आऊं प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इमेज में जाऊंगा मैं प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कहीं पर भी तो मिलेगी। हाँ, अच्छा, ये तो फ्लिपकार्ट खुल के आ गया, हमें तो गूगल चाहिए बस, और सेव एज कर लेते हैं इसको, लेकिन ये वेब में जाएगा, कोई बात नहीं। इसको वापस से आते हैं, हम यहाँ पे फिर से जाते हैं, इमेज में गए, संविधान हिंदी में नहीं कोई क्या लिख देते हैं, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी, है ना। तो ये आ गई, इसको कॉपी कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं इसको, सेव इमेज एज डेस्कटॉप, ज्योग्राफी इमेज, इसमें सेव कर दिया ना। अब जैसे अगर हम कहे, जैसे हमने कहा कि हम यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जरा हम कॉपी देखते हैं, तो ज्योग्राफी इमेज में यहां पे गए, ये आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। तो ये आपके भारत के संविधान की अगर प्रस्तावना है,
इसको अगर आप देखो तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या लिखा कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ध्यान रखना ये हमने स्टेटमेंट कहां से लिया, ध्यान रखना, तो यूएन के भाषण से लिया है, भाषण से लिया है। जब सबसे पहले यूएन, यूनाइटेड नेशन में भाषण लिया गया तो वहीं पर कहा गया था कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, तो वहीं से कॉपी करके हम लिया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तो हमने क्या कहा, तथा उसके समस्त नागरिकों को, तो हमने कहा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई उसके कि संपूर्ण यानी कंप्लीटली प्रभुत्व डोमिनेंस कंप्लीटेड है हम, यानी अगर हम बात करेंगे तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हो जाएगा कि भारत आंतरिक और बाह्य, भारत आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। भारत पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था तो कोई काम भारत की सरकार या कोई भी स्वतंत्र तरीके से नहीं कर सकता था, लेकिन यहां पे पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली स्वतंत्र है। क्या हो जाएंगे भैया, कंप्लीटली स्वतंत्र है, कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र है, इस बात को ध्यान रखना भैया, ठीक है। हम भारत को पूरी तरीके से स्वतंत्र है, यहां पे कोई भी रोक टोक नहीं है, इस बात को याद रखना। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए दूसरी बात, समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सोशलिस्ट। समाजवाद का मतलब क्या है, ध्यान रखना, जहां पे सरकार की यह जिम्मेदारी होगी, सरकार की यह जिम्मेदारी होगी, ध्यान रखना कि लोगों के लिए क्या होनी चाहिए भैया, लोगों की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति में समानता लाने का बात की जाएगी। समाजवादी का मतलब है सोशलिस्ट, समाज की बात करनी पड़ेगी, समाज की बात करेंगे। और समाज की कैसी बात कहेंगे कि समाज में आर्थिक रूप से हो, समाज में आर्थिक रूप से हो, समाज में सामाजिक रूप से हो, यानी सोशियो इकोनॉमिक जो मैटर है, सोशियो इकोनॉमिक, तो सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसमें इक्वलिटी, उसमें इक्वलिटी यानी उसमें समानता लाने के लिए काम करने पड़ेंगे सरकार को, यह समाजवाद के बारे में आ जाता है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जिसको हम कह देते हैं भैया, ध्यान रखना, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, या इसी को हम कह देते हैं धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, अंग्रेजी में कहते हैं सेक्युलर, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म, सेक्युलर SECULER ऐसे करके स्पेलिंग देख लेना, धर्म निरपेक्षता हो जाएगी तो सेक्युलरिज्म हो जाएगा, और हिंदी में वैसे धर्म निरपेक्ष को सेक्युलर कहेंगे। धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है, ध्यान रखना भैया कि देश में जो सरकार होगी, सरकार ही सारा काम करती है, सरकार किसी, या सरकार को न कह के हम राज्य को कहते हैं, देश को कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। हम इस बात को कह सकते हैं भैया, ध्यान रखना भैया कि राज्य, राज्य किसी धर्म विशेष, राज्य किसी धर्म विशेष को संरक्षण, संरक्षण नहीं देगा, नहीं देगा, या एक धर्म, एक धर्म विशेष, धर्म विशेष की बात नहीं होगी, बात नहीं होगी, मतलब सभी का हो जाएगा, है ना। धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या है, किसी धर्म की बात नहीं होगी। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर ऐसे समझिए, इस पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का नाम ही रखा जाता है इस्लामिक, इस्लामिक गणराज्य ऑफ ऐसे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कैसा है, तो पाकिस्तान एक इस्लामिक गणराज्य है तो रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, लेकिन इस्लामिक है, इस्लामिक स्टेट है, वो अपने आप को इस्लामिक स्टेट खुद कहता है संविधान में। क्या भारत में कहा जाता है कि सनातनी राष्ट्र या सनातन राष्ट्र? नहीं, भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी सब लोग मिलकर रहते हैं। हमारे यहाँ पे किसी धर्म विशेष की बात नहीं होती है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि किसी भी एक धर्म को प्रोटेक्शन ना मिले, किसी धर्म का उस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब, लोकतांत्रिक का मतलब क्या, लोगों का शासन वाली व्यवस्था होगी, लोगों का शासन। और लोगों का शासन कैसे हो जाएगा, जब गणराज्य हो जाएगा। गणराज्य का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है, याद रखना कि जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा राज्य के, और राज्य शब्द का मतलब है देश के लिए, राज्य के सर्वोच्च, सर्वोच्च पदों को चुना जाएगा, चुना जाएगा एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए।
तो एक निश्चित समय के लिए चुना जाएगा, याद रखना, एक निश्चित समय के लिए चुना जाएगा, यह गणराज्य का मतलब हो जाएगा। हमारे यहां पर न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, है ना, सभी को न्याय मिलेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी अडॉप्ट करिए। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता है, समानता कैसी है, प्रतिष्ठा अवसर की समानता है, ध्यान रखना। उन सब में व्यक्ति की गरिमा की, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी संविधान सभा में आज इतने तारीख यानी 26 नवंबर 1949 को एकता द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मावित करते हैं 26 नवंबर को। और इसलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है, याद रखना भैया। क्लियर है? प्लीज एक बार कमेंट करके यस सर बताइए कि हाँ सर ये बात हमारी यहां पे समझ में आ चुकी है कंप्लीटली। फिर हम लोग आगे बात करें, फिर हम लोग आगे बात करेंगे यहां पे, ठीक है। बोलिए। तो हमने कहा कि संविधान प्रभुत्व संपन्न है, सोवरेन है, तो भारत सरकार आंतरिक एवं बाहरी मामलों में अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, ये बात मैंने भी आपको बताई। हमने कहा समाजवाद है कि सरकार का लक्ष्य लोगों की आर्थिक स्थिति में समानता लाना है, यही समाजवाद की बात होती है। तो लोगों का अर्थ क्या है, तो सरकार का लक्ष्य लोगों की आर्थिक स्थिति में समानता लाना होना चाहिए, यही समाज का मुख्य बिंदु है संविधान की में। पंथनिरपेक्ष का मतलब क्या, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब है कि सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत में होकर के निर्वाचित होगा। जैसे रामनाथ कोविंद जी का फोटो यहां पे लगा है, पहले राष्ट्रपति थे, अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, तो उनका भी एक निश्चित समय के लिए और उनको चुना जाता है। बात क्लियर है? ठीक है। तो ये सारी बातें, ये संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं, इनको चीजों को आपको यहां पे समझना पड़ेगा, ध्यान रखना। बात क्लियर है? तो ये सारी बातें हैं, ये हमारी प्रस्तावना में लिखी हुई है, यानी हमें लोगों की स्वतंत्रता को लेकर के बात करनी है, हमें इन चीजों को लेकर बात करनी है, कोई विशेष सबकी स्वतंत्रता को लेकर के चीजों को चलना है। जैसे आपकी एससीईआरटी में एक डेट आती है, याद रखना, जो यूएन के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने, 10 दिसंबर डेट याद रखना, 10 दिसंबर 1948 को यूएन ने मानवाधिकारों की घोषणा की थी, मानवाधिकारों, है ना, मानवाधिकारों का की घोषणा की थी। किसकी घोषणा की थी? मानवाधिकारों, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स, मानवों के भी कुछ अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स, जो जन्म से लोगों को बहुत सारे मिलते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता है। तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की घोषणा की थी, इसलिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इंपोर्टेंट बात क्या है, तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, याद रखना भैया। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये इसके बारे में बात की गई थी, ठीक है। अच्छी बात है, ध्यान रखना। अब ये तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी। इसी के तर्ज पे आके 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन इसीलिए किया गया था 1993 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। किस लिए किया गया था भाई? ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करने के लिए। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छी बात, आगे चलेंगे। अब जैसे इतना आपने पढ़ लिया, अब आपको लग रहा होगा कि सर अब कुछ थोड़े से क्वेश्चंस कराएंगे आपको। अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, अभी थ्योरी कंप्लीटली आगे चल ही रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे मैं आपको कंप्लीटली थ्योरी को एप्लीकेशन पर ही पढ़ाऊंगा। देखिए यूट्यूब पर इस तरीके से पढ़ाना संभव है नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अब जैसे एप्लीकेशन में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो वहां पर मैं आपको इसी तरीके से पूरा कंप्लीटली थ्योरी को करा रहा हूं, राइट, पूरा कंप्लीटली थ्योरी को करा रहा हूं मैं अपने एप्लीकेशंस पे, जहां पर हमारा पेड कोर्सेज चल रहा है, ठीक है। आपको जो बच्चे नए जुड़े हो तो मैं एक बार उनको बता दूं, जिनको ना पता हो तो, है ना, कि ये जो आज का मैं आपके लिए जो क्लास है, ऐसी ही क्लास है मैं बेहतरीन तरीके से, मेरा एक अपना एसएसटी स्पेशल बैच चल रहा है, यूपी टेट के लिए, पेपर 2 के लिए एसएसटी स्पेशल बैच चल रहा है, जिसका नाम है अनुपम बैच। और वो बैच हमारा केवल 199 रुपए में, प्राइस बहुत डाउन रखा गया था कि हर कोई बच्चा इस बैच को खरीद सकता है। 20 मार्च से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। कहां पर? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर हमारी क्लासेस चल रही हैं।
विधिवत तरीके से आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो 8506003399 पर, ताकि आराम से आप पेड कोर्स को परचेस कर सकते हो यदि आप इस तरीके से मुझसे कंप्लीटली थ्योरी को पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, चलो अब आप पहले आप एक क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा, आप क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या कह रहा है आपको बताना होगा। ठीक है, अब जैसे कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है, विचार कर लेते हैं। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का आधार है। बिल्कुल सही बात है। हमारे यहां पे किसकी बात की गई है? तो हमारे यहां पे जुडिशियल रिव्यू सिस्टम की बात की गई है कि न्यायपालिका को यदि ये भी लगे ना कि उसके द्वारा दिए गए न्याय में कोई त्रुटि है या उसमें कोई बदलाव किया जा सकता है, तो उसको भी वो रिव्यू कर सकती है। और भी इसके बड़े मानक हैं, बड़े आधार हैं, इसके बड़ा विस्तार है, इसका बड़ा एक्सप्लेनेशन है। फिलहाल के लिए मान के चलते कि अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। संसद किसी भी मौलिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर सकती है? नहीं कर सकती भैया। संसद मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकार किसको दिए गए भैया? मौलिक अधिकार को हम कह सकते हैं नागरिक अधिकार भी तो कह सकते हैं। तो नागरिकों को दिए गए डायरेक्ट ना, तो नागरिकों को दिए गए अधिकार है, नागरिकों को दिए गए अधिकार हैं, और नागरिकों को दिए गए अधिकार हैं, ये ध्यान रखना। और ये किस में लिखे गए? ये संविधान में लिखे गए, और इसीलिए इनको पूर्ण तरीके से क्या होगा? इनका पालन होगा, इनको निरस्त नहीं किया जा सकता। इसलिए तो संविधान में इनको लिखा गया ताकि उनका शोषण हो सके। इसका मतलब दूसरा कथन गलत है। क्या हो जाएगा? केवल 1 विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। केवल 1 विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस बात को याद रखना भैया। तो अनुच्छेद 13 स्पष्ट करता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो। यही सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का भी आधार है, क्योंकि संसद मौलिक अधिकारों को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकती। ध्यान रखना, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। तो इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। और यूपी टेट की परीक्षा की दृष्टि से पॉइंट ध्यान रखना कि केशवानंद भारती केस 1973 संसद मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है, संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। यह बात केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के तहत 1973 में कहा गया, जिसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी। याद रखना। और इसी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में इस बात को ओके कर दिया गया कि प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना इसी के अंतर्गत कह दिया गया। याद रखना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसी के अंतर्गत कह दिया गया। और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद से 12 से 35 तक दिए गए। इन बातों को याद रखना। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन नंबर 2 और लेके चलेंगे, फिर वापस से थ्योरी पर ले चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत सारे क्वेश्चन है आज आपके लिए, पूरे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और फिर बहुत सारी थ्योरी भी पढ़ेंगे, बहुत सारी थ्योरी पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक, कह रहा है कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसबी के संबंध में सही कथन कौन सा है उसको बताना होगा। सही कथन कौन सा बताइए। तो हमने आपको इतना, आपने संविधान बेसिक पढ़ा होगा, अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि मौलिक अधिकार जो है ना रखना, वो अमेरिका के संविधान से लिए गए, नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिए, मौलिक अधिकार संविधान में 12 से 35 तक अनुच्छेद में दिए गए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए। ये बात तो यहां पर कॉमन है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि मौलिक अधिकारों के लिए मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, जस्टिएबल है। मतलब अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और अपनी मौलिक अधिकारों के हनन को लेकर के केस कर सकते हो, जहां पे 5 प्रकार की रिटों के बारे में बात किया गया है। और वहीं आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हो अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो। लेकिन याद रखना, नीति निर्देशक तत्व जो ध्यान रखना भैया, ये जस्टिएबल नहीं है, ध्यान रखना। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है कि सोशल वेलफेयर के चलते
वेलफेयर के चलते, है ना, सोशल वेलफेयर के चलते इनको लागू करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। क्या है भैया, इनको लागू करवाना सरकार की जिम्मेदारी है, याद रखना, इनको लागू करवाना सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी। नीति निर्देशक तो डीपीएसपी की के संबंध में इसकी हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। इसका तो दोनों न्यायालय में लागू किए जा सकते हैं, नहीं लागू किए जा सकते, दोनों समान रूप से बाध्यकारी है, नहीं बाध्यकारी है। मौलिक अधिकार न्यायालय में लागू होते हैं, नीति निर्देशक तत्व नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है। नीति निर्देशक तत्व अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि मौलिक अधिकार न्यायालय में लागू होते हैं, निधि तो नहीं है। तो समझ में आ गया आपको। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आपके यूपी टेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम वापस से थ्योरी पर आ जाते हैं। मैंने आपको ये दिखाया ताकि आप परेशान न हो। हम वापस यहाँ पे चीजों के बारे में आ जाएंगे। तो हमने कहा, ध्यान रखना भैया, हमने आपको यहाँ पे इसके बारे में बताया, प्रस्तावना के बारे में बताया। हमने कहा कि 10 दिसंबर 1948 को यूएन ने मानवाधिकारों की घोषणा की। किसकी बात की भैया, तो यूएन ने मानवाधिकारों की घोषणा की और मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स की घोषणा की। और उसी के आधार पर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन भी किया गया था, याद रखना भैया। अब इन दोनों में डिफरेंस को समझते हैं। मानवाधिकार क्या है, प्राप्ति, एक्विजिशन, जन्म से ही प्राप्त होते हैं, सार्वभौमिक है। मानव अधिकार क्यों है, जो मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। जैसे रूसो ने, एक महान दार्शनिक हुए रूसो, महान दार्शनिक रूसो का नाम आपने सुना होगा। तो रूसो ने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हुआ है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, जन्म से स्वतंत्र है। प्रकृति में मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, लेकिन कुछ तत्वों के द्वारा मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन किया जाता है, राइट। इस बात को ध्यान रखना। इनकी घोषणा कब हुई, तो मैंने कहा इनका डिक्लेरेशन हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों का अनाउंसमेंट किया गया। और इसलिए 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में संस्था इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, है ना। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन 1993 में किया गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन 1993 में किया गया। यह भारत में मानवाधिकार आयोग का अनाउंसमेंट किया गया था, याद रखना भैया। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकारों का जो एक्विजिशन है, प्राप्ति है, वो देश के संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, ध्यान रखना। संख्या, भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए, 6 मौलिक अधिकार दिए गए। स्थिति है, आपातकाल के दौरान राष्ट्र हित में कुछ मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है, लेकिन मानव अधिकारों को कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। कुछ मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, इस बात को याद रखना। क्लियर है, ये पूरा कंटेंट समझ में आ गया। तो एक बार सभी विद्यार्थी बस यस सर कमेंट करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे, इतनी बढ़िया क्लास चल रही है। जितने भी नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या भैया, चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक बार लाइक तो कर दीजिएगा। बहुत बेहतरीन क्लास है, याद रखना भैया, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। मेरी जितनी भी क्लास आपको यूपी टेट के लिए चाहिए, एक बार यूपी टेट एसएसटी बाई अनुपम सर कमेंट बॉक्स में जरूर सभी लोग लिख दीजिए। एक बार यूपी टेट एसएसटी, यूपी टेट के लिए एसएसटी बाई अनुपम सर एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और पूरी एनर्जी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, याद रखना, ठीक है। तो हमने कहा कि 6 मूल अधिकार हैं। पहला मूल अधिकार है, ध्यान रखना, जिसको हम कहते हैं समानता का मूल अधिकार। समानता का मूल अधिकार जिसको हम कहते हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक किसकी बात की गई है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के मूल अधिकार के बारे में बात की गई। किसके बारे में बात की गई भैया, तो समानता के मूल अधिकार के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 14 से 18 तक बात की गई है। बात क्लियर भैया, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक किसके बारे में बात की गई है, तो समानता के मूल अधिकार के बारे में बात की गई है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, आगे समझते हैं, याद रखना, ठीक है। तो हमने कहा कि अनुच्छेद 14 से 18 तक किसके बारे में बात की गई है, समानता के मूल अधिकार के बारे में बात की गई, जिसमें जो आर्टिकल 14 है वो कहता है कि जन्म, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 कहता है, सॉरी माफ करिएगा 15। तो अनुच्छेद 15 हमारा कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है कि जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, किसी भी धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। हर एक व्यक्ति के भैया समानता के अवसर है, हर एक व्यक्ति के पास में समानता के अवसर है, इस बात को याद रखना भैया। बात क्लियर है, हर एक व्यक्ति के पास क्या हो जाएंगे, हर एक व्यक्ति के पास समानता के अवसर हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। जैसे इसी में जो छूट गया आर्टिकल 14 पहला, वो कहता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार,
समानता का अधिकार। विधि के समक्ष यानी कानून की दृष्टि से कैसा हो जाएगा, हर कोई लोग समान हो जाएगा, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, कोई भी हो, कोई विधायक मंत्री कोई भी हो, वो कैसे हो जाएंगे, समान तो हो जाएंगे, याद रखना भैया, ठीक है, अच्छी बात। सार्वजनिक जगहों पर जाने की पूरी आजादी, याद रखना क्या हो जाएगी भैया, सार्वजनिक जगहों पर घूमने की क्या हो जाएगी, पूरी आजादी हो जाएगी। आप भारत में कहीं पर भी निवास कर सकते हो, ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, सरकारी नौकरी में समान अवसर है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रखी है। सार्वजनिक जगहों पर पूरा घूमने के लिए आप इसी में ले सकते हो भैया कि किसी के साथ में कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है, जाति धर्म स्थान के आधार पर, ध्यान रखना। दूसरी बात क्या है कि सरकारी नौकरी में समान अवसर है ना, ये कहता है आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 कहता है, ध्यान रखना कि भाई सरकारी नौकरी हो चाहे लोक नियोजन हो, सबको बराबरी का अधिकार है, याद रखना। छुआछूत को अपराध घोषित किया गया, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया। ऐसा नहीं पहले जमाने में इस व्यक्ति को छू लिया तो मैं अपवित्र हो गया, उस तरह की चीजें नहीं हो जाएंगी, याद रखना भैया। आर्टिकल 18 के अंतर्गत, आर्टिकल 18 के अंतर्गत उपाधियों, सेना या विद्या से संबंधित उपाधि को छोड़ करके अन्य उपाधियों का अंत किया गया। सेना किसी को कोई भी टाइटल दे सकती है, विद्या यानी विश्वविद्यालय, तो सेना और विश्वविद्यालय सभी उपाधि को उनको छोड़ करके बाकी उपाधियों का अंत किया गया है, याद रखना। यह समानता के अधिकार के बारे में बात किया गया, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया। क्या क्या दिया गया, अनुच्छेद 14 के तहत कहा गया कि विधि के समक्ष समानता के अधिकार के बारे में बात की गई, याद रखना। आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नौकरी में समान अवसर के बारे में बात किया गया, छुआछूत को अपराध घोषित किया गया, सेना या विश्वविद्यालय संबंधी उपाधि को छोड़ के अन्य उपाधियों का अंत किया गया, याद रखना। और इससे पहले जो 2 आर्टिकल बच गए, आर्टिकल 13 में न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बात की गई है, न्यायिक पुनरावलोकन, तो न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बात की गई है। वहीं अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 12 में, जिसमें राज्य की परिभाषा के बारे में बात किया गया, राज्य की परिभाषा, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ाएंगे। इतना ही बस सिंपल समझिए, आपकी परीक्षा के लिए उतना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। आपकी परीक्षा के लिए क्या नहीं है, उतना जरूरी नहीं, याद रखना। बात क्लियर है, अच्छी बात है। आगे चलेंगे, दूसरी बात, अब हम आ जाएंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या आ जाएगा हमारा, दूसरा कौन सा आ जाएगा भैया, तो दूसरा आ जाएगा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है कि भाई अब हमें, हमारे नागरिकों को स्वतंत्रता है भैया। हमारे नागरिकों को क्या है भैया, हमारे नागरिकों को स्वतंत्रता है। कैसी स्वतंत्रता है हमारे नागरिकों को, पहला है विचार एवं अभिव्यक्ति या शांतिपूर्ण सम्मेलन, यूनियन बनाने की आजादी, देश में कहीं भी आने जाने, बसने और रोजगार करने की स्वतंत्रता, जीवन एवं निजी स्वतंत्रता, एक अपराध के लिए एक बारी दंड, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की स्वतंत्रता, तो ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत हमको दी गई है। मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा कि 19 के क में क्या है, 19 के ख में क्या है, 19 के ग में क्या है, घ में क्या है, ड में क्या है, 19 के च में क्या है, 19 के च में जहां पे संपत्ति के धारण के बारे में बताया गया, जिसको कैंसिल करके अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत पहुंचा दिया गया। तो इसके बारे में भी मैं आपको विधिवत तरीके से डिटेल में पढ़ाऊंगा, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। फिलहाल के लिए यूट्यूब पे उतना एक्सप्लेन नहीं हो जाता है। चलिए, उसकी बात याद रखना। उसके बाद हमने कहा, जैसे हमने इसमें कहा भैया कि भाई शिक्षा के अधिकार के बारे में बात की गई भैया कि भाई एक जैसे होता है, हमने कहा भैया कि तीसरा जो मूल अधिकार होता है, तीसरा जो मूल अधिकार जिसके बारे में बात की गई है, यहां पे नहीं लिखा हुआ है, तीसरा जो मूल अधिकार है, जैसे ये वाला आ गया कि शोषण के विरुद्ध एवं धर्म की स्वतंत्रता। तो तीसरा मूल अधिकार क्या है कि भाई किसी का भी आप क्या नहीं कर सकते, शोषण नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, शोषण नहीं कर सकते। और इसके बारे में बात की गया है भाई अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात किया गया है, ध्यान रखना। और वहीं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात किया गया, अनुच्छेद 25 से 28 तक इसके बारे में बात किया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया। वहीं अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार के बारे में बात किया गया। वहीं अनुच्छेद 31 में संपत्ति के धारण के बारे में बताया गया था, जिसको कैंसिल कर दिया गया। और वहीं अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात किया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 32 और 226 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपने मूल अधिकारों के शोषण के लिए कि भाई आपके मूल अधिकारों का कोई शोषण तो नहीं कर रहा, आप वहां पे जा सकते हो, याद रखना भी है, ठीक है।
अच्छी बात है। अब जैसे स्वतंत्रता का जो अधिकार हमने आपको बताया अनुच्छेद 19 से 22 तक, इसमें ही एक मूल अधिकार आता है अनुच्छेद 21 का। 21 का क्या है? जीवन के अधिकार के बारे में, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, इन चीजों के बारे में बात करता है। कुछ बात समझ में आ रही है? प्लीज एक बार कमेंट करना सभी लोग। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बेहतरीन क्लास हमारी चल रही है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलो आगे बात करेंगे। अब जैसे एक शिक्षा के अधिकार को भी इसके अंतर्गत बात की गई है ना। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार क्या है कि वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक अधिक मूल अधिकार जोड़ा गया, जिसको हम कहते हैं शिक्षा का अधिकार। क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं शिक्षा का अधिकार कहते हैं, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। इसके अंतर्गत क्या है? एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, के तहत मौलिक अधिकार जोड़ा गया कि भाई अब हर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, हर एक व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है। विशेष तौर से 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, और इसे प्रभावी बनाने के लिए संसद के द्वारा 2009 में आरटी एक्ट भी पारित किया गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसी को प्रभावी बनाने के लिए पारित किया गया था, इसी को प्रभावी बनाने के लिए पारित किया गया था। आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में इसको पारित किया गया था। इस बात को याद रखना भैया, ताकि किसी भी बच्चे का शोषण जैसी चीजें ना हो सके। किसी भी बच्चे का क्या नहीं हो सके भैया? किसी भी बच्चे का शोषण वाली बात ना हो सके, इसके अंतर्गत इसको लाया गया था, याद रखना भैया। ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? हाँ। और जैसे मान लेते हैं कि भाई अगर किसी बच्चे का शोषण भी हो रहा है, याद रखना भाई छोटे छोटे बच्चों को 6 साल का बच्चा हुआ नहीं और उसको खानों में, दुकानों में, अलग अलग जगह काम करवा जा रहा है, तो उसका तो बचपन ही चला गया। तो उसका बचपन खेल कूदने में, पढ़ाई लिखाई करने में बीतना चाहिए। इसी बात को लेकर के एक महान व्यक्ति है, याद रखना, नोबेल पुरस्कार विजेता है कैलाश सत्यार्थी का नाम जरूर याद रखना। कैलाश सत्यार्थी का नाम जरूर याद रखना। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था, बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन। तो ये महत्वपूर्ण बात हो जाएगी कि बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा चलाया गया था बचपन बचाओ आंदोलन। और इसमें वही काम था, याद रखना, कि भाई ईंट भट्टों के कारखानों में किसी बच्चे को ना चलाया जाए। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार। तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था कैलाश सत्यार्थी जी को। इनका नाम याद रखना भी, इनका नाम जरूर याद रखना, 2014 में था। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छी बात है। बच्चों के बारे में चीजों को होना चाहिए, याद रखना। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई, आयोग की स्थापना की गई। तो मार्च 2007 में, तो मार्च 2007 में याद रखना, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन, तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो है, याद रखना, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग मार्च 2007 में किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस लिए किया गया? मार्च 2007 में। बालकों के जो अधिकार हैं वो उनको मिलने चाहिए, इसलिए नेशनल लेवल पे किया गया, ध्यान रखना। स्टेट में भी अगर उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो विद्यार्थी, तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन भी किया गया था 2013 में, 20 नवंबर 2013 में। तो 20 नवंबर 2013 में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? तो 20 नवंबर 2013 में किया गया। जिसका मुख्यालय कहां पर है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा लखनऊ में, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और ये सब क्यों किया गया? ये सब इसीलिए किया गया था कि भाई बालकों के अधिकारों का संरक्षण हो सके, इस बात को याद रखना। ठीक है, जैसे जब हम उत्तर प्रदेश में एससीईआरटी की किताबों को पढ़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश में एससीईआरटी किताबों के बारे में आते हैं, तो वहां पे एक नन्हा रामू की एक कहानी दे रखी है, जरा सुनिएगा ध्यान से। किसकी कहानी दे रखी है?
मैंने कहा ना, जब मैं यूपी टेट के लिए पढ़ा रहा हूं तो आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर यूपी टेट का कंटेंट मिलेगा, कोई हल्की चीज नहीं मिलेगी। पूरा उत्तर प्रदेश बोर्ड की किताबों को पढ़ के तब अच्छे से नोट्स बना के पढ़ा रहा हूं। तो एससीईआरटी उत्तर प्रदेश बोर्ड की किताब में नन्हा रामू की कहानी आती है। नन्हा रामू क्या, एक छोटा कम उम्र का बच्चा होता है जो एक दुकानदार है, एक छपाई खाने का मालिक है, राम कुमार। तो राम कुमार एक छपाई खाने का मालिक है, प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, जहां पर नन्हे रामू को काम पर लाया जाता है। और राम कुमार ने कहा कि जब प्रेस बंद हो जाए, है ना, तो रात में उसकी सफाई वगैरह कर देना अच्छी तरीके से। सफाई के दौरान रामू की उंगलियां कट जाती है, धारदार किसी उसमें जो है कैंची वगैरह जो लगी है, चाकू वगैरह जो लगी होती है प्रेस में काट पीट करने के लिए, उससे उसकी उंगलियां कट जाती हैं। उंगलियां कट जाती हैं, ध्यान रखना। तो भाई वो चीखते हैं, पड़ोसी आते हैं और पड़ोसी आकर के भाई साहब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, जहां पर उसको होते हैं। और इसी समय पे ध्यान रखना भैया, इस राजकुमार की शिकायत कर देता है कोई एलईओ में। एलईओ आपने नाम सुना है ना, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो होते हैं, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो होते हैं, उस एलईओ विभाग में इसकी शिकायत कर दी जाती है, जिसके चलते इसको जेल होती है। जिसके चलते क्या होती है, इसको जेल होती है राम कुमार को। और ध्यान रखना, इस पे जुर्माना लगाया जाता है, इस पे जुर्माना लगाया जाता है। तो एलईओ क्या होता है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं। अगर आपके क्षेत्र में कहीं पर भी किसी भी बालकों का अगर शोषण हो रहा है तो आप एलईओ डिपार्टमेंट में जाके उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हो, थाने में शिकायत कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां पर जाकर के आप क्या कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो। तो नन्हे रामू की कहानी भी यहां पर दे रखी है, इस बात को ध्यान रखना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताइए कि हाँ सर ये बात समझ में यहां पर आ रही है। ये पूरी बातें मैंने आपको बता दी। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। 6 मूल अधिकारों के बारे में तो बात की गई है, जिन मूल अधिकारों को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, भी इतना कंफ्यूज मत होइए। अभी तो बहुत संक्षिप्त में चीजों को बता रहा हूं, है ना, क्योंकि अभी इसमें एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। तो यहां पे क्या है, सबसे पहले समझने की कोशिश करना कि भाई जो 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को लाया गया, किसे लाया गया, ताकि हर एक बालक को शिक्षा एजुकेशन मिल सके, हर एक बालक को, और किसी बालक का शोषण ना हो सके, ध्यान रखना। और बालकों को 6 से 14 साल के बच्चों को ईंट भट्टी इनमें काम में लगा लेते हैं, उनका बचपन बीतते जाता है। इसलिए बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया कैलाश सत्यार्थी की द्वारा। तो बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा शुरू किया गया, जिसके लिए इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। जिसके लिए इनको 2014 में क्या दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखना भैया, मार्च 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। मार्च 2007 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग का गठन किया गया, जिसकी तर्ज पे 20 नवंबर 2013 में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 20 नवंबर 2013 में किया, जिसका हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में हो जाएगा। इस बात को याद रखना भैया। क्लियर है, समझ में आ गया भैया। तो ये स्पेशली बात थी, ये स्पेशली बात थी, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, ध्यान रखना। हमने भी आपसे कहा, ध्यान रखना कि भैया 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना कानूनन अपराध है, कानूनन अपराध है। सजा हो जाएगी 6 महीने से 2 साल तक की सजा है, और जुर्माना 20,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। और शिकायत आप अपने थाने में श्रम प्रवर्तन अधिकारी, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स या मजिस्ट्रेट के पास की जा सकती है। ये लीगल वार्निंग होती है चाइल्ड एक्ट के तहत। तो बच्चों से आप काम नहीं करा सकते, बच्चों से आप काम नहीं करा सकते। इसलिए मैंने भी आपको बता दिया पीछे भैया कि कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा, सीटी वाला होगा, कैलाश सत्यार्थी जी ने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था। कई बार पेपर में पूछा गया कि बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, तो बचपन बचाओ आंदोलन जो कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखना भी है, ठीक है। बच्चों को पढ़ाने के लिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान की बात की गई है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार द्वारा मुफ्त दोपहर भोजन योजना शुरू की गई, आपको पता है। मिड डे मील योजना शुरू की गई, ध्यान रखना। मुफ्त किताबें, बैग, ड्रेस, छात्रवृत्ति की सुविधा यहां पे दी गई है। बात क्लियर, ये सरकार किस लिए करी है, ताकि बच्चे पढ़ सकें, ताकि बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके, याद रखना ये, ठीक है। चल ये बात हमने आपको बता दी। अब इसी की तर्ज पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हैं, इनको प्रॉपर तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा एकदम से, एक एक तरीके से कैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया। उसके अलावा संविधान में 1976 में जोड़े गए मूल रूप से 10 थे, 2002 में 11 हुआ कर्तव्य जोड़ा गया, कुल संख्या 11 होगी। मूल कर्तव्यों के बारे में 11 मूल कर्तव्य हैं। कैसे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह समिति, फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976।
इतनी इंग्लिश कैसे बोल दी अनुपम? कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, पता नहीं कौन आत्मा मेरे ऊपर आई थी, इतना एकदम से इंग्लिश में बोल देता हूं। ठीक है, खैर सच में दोस्तों बड़ा मजा आएगा इस सब चीजों को पढ़ने में, बड़ा मजा आएगा। आखिरकार कैसे कैसे क्या क्या चीजों में बदलाव किया गया है, ये कुछ यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जिनको लेकर हम लोग बात करेंगे कि भाई भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार आयोग की घोषणा की गई है। नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आपातकालीन स्थिति में कुछ को सस्पेंड किया जा सकता है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में बातें बताई गई हैं। सरकार के लिए नीतियां बनाने के लिए निर्देश हैं, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। 1976 में जोड़े गए, वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। अधिकार और कर्तव्यों का गहरा संबंध है। कुल मिला के ये चीजें आपको यहां पर समझ में आएंगी। बोलो क्लियर? अच्छी बात। उसके बाद हम भी आपके भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों के लिए त्वरित रिवीजन है, और त्वरित रिवीजन में पहला क्वेश्चन हमने भी आपको करा दिया, दूसरा क्वेश्चन हमने भी आपको इसका उत्तर बता दिया सी। अब आपको तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बताओ। कुल मिला के जो भी विद्यार्थी आज की क्लास को देख रहे हैं, मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहूंगा कि केवल आप मेरे साथ में पूरा एसएसटी सीखिए। एसएसटी पूरा 60 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? एसएसटी पूरा आपका 60 मार्क्स का आता है। 60 नंबर का मार्क्स आता है एसएसटी। और एसएसटी का स्पेशल बैच है मेरा, केवल कितने रुपए का? 199 रुपए का। केवल 199 रुपए में आप कंप्लीट एसएसटी में से पढ़ सकते हो। यूपी टेट के लिए 60 नंबर की। कहां पे पढ़ सकते हो? ये बात मैंने भी आपको यहां पर बता दी थी कि एक एप्लीकेशन है हमारा, जिस एप्लीकेशन का नाम है आरजी विक्रमजीत। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, वहां पर एसएसटी स्पेशल बैच है, केवल 199 रुपए का। स्पेशल यूपी टेट के पेपर 2 जूनियर के लिए ध्यान रखना भैया। 20 मार्च से अभी से बैच स्टार्ट हुआ है। ये मोबाइल नंबर है 8506003399। इस नंबर पे कॉल करके इस बैच से जुड़ जाइएगा। कंप्लीट एसएसटी आपको इसमें पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, फिर हम सब लोग आगे चलेंगे। राइट, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने कह रहा है भैया कि कह रहा है भाई कि संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले से संबंधित है? गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस या शंकर प्रसाद केस। किस मामले से संबंध है? इसके बारे में आपको बताना होगा। बताइए फटाफट। बात क्लियर भैया? बहुत अच्छी बात। तो हमने कहा संविधान के मूल ढांचे के बारे में किसके बारे में बात कहा? तो केशवानंद भारती बनाम केरला 1973। और डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बताइए। निम्न में से कौन सा अधिकार अब भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता, आपको बताना होगा। मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है, वो कौन सा है? ध्यान रखना। तो मैंने क्या किया, भारतीय संविधान में पहले 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन आर्टिकल 31 को क्या कर दिया गया? आर्टिकल 31 को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि वो किसके बारे में बात करता है? वो संपत्ति के धारण के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 31 को सस्पेंड करके उसको पहुंचा दिया गया आर्टिकल 300 के अंतर्गत पहुंचा दिया गया भाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया भैया? उसको जो है सस्पेंड कर दिया गया। इस बात को याद रखना। बात क्लियर है? तो अब ये अगर हम बात करेंगे तो उसके बारे में संपत्ति के अधिकार के बारे में, किसके बारे में भैया? संपत्ति के अधिकार के बारे में यहां पर बात की जाएगी। ठीक, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ जाते हैं, रैपिड रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है। बिल्कुल बताता है। 368 में किसके बारे में बात की गई है? तो 368 में संशोधन के बारे में बात किया गया है। और मैंने आपको बताया भी था दोस्तों, आप याद करिए जरा, कि जो 1973 का केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट जो केस आया, उसमें यही कहा गया था भैया कि संसद के पास ये संशोधन की पावर तो है 368 में, लेकिन ये पावर नहीं है कि वो बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इसको समाप्त कर दे। ये पॉसिबल नहीं है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, हालांकि है संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। बिल्कुल गलत कह रहा है। राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है।
इस देश में कोई भी बिल अगर पारित होगा, अगर वो बिल फाइनली याद रखना फाइनली लागू होगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके लिए क्या होने चाहिए? प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? केवल ए इसका विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, केवल ए विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, इस चीज को आप यहां पर समझ लीजिएगा। बात क्लियर है? आगे बात करें। बहुत अच्छी बात। अब देखिए इस पीडीएफ में जो ये है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। 30 क्वेश्चन है प्रॉपर तरीके से। इसमें 30 क्वेश्चन है। ये 30 क्वेश्चन है विधिवत तरीके से। इन 30 क्वेश्चन को मैं आपको पीडीएफ के रूप में फ्री में दे रहा हूं। कहां पर दे रहा हूं? मेरा टेलीग्राम चैनल है एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से। तो एसएसटी बाई अनुपम सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। ध्यान रखना, आप सभी विद्यार्थी उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पे आराम से इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। आज भी मेरा था ना? नहीं, आज तो रेगुलर क्लास, एक डेमो क्लास था कि हमने पेड कोर्स लॉन्च किया है। मैं आपको बता दूं, प्रमिला जी और सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि आज का केवल एक डेमो कोर्स था जो मैंने बनाया है कि भाई हमने यूपी टेट का पेपर 2 के लिए, अगर आप यूपी टेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो एसएसटी वर्ग में, तो हमने एक पेड कोर्स लॉन्च किया है जिसका प्राइस बहुत नॉर्मल रखा है, केवल 399 रुपए रखा गया है। 20 मार्च से हमारा पेड कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिसमें सीडीपी पढ़ाएंगी श्वेता मैम पढ़ाएंगी, एसएसटी पूरा 60 नंबर आपको मैं पढ़ाऊंगा, हिंदी आपको आदरणीय संजय सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश और संस्कृत आपको हमारे राजेश सर और चेतन सर आपको पढ़ाएंगे। ये पूरा कोर्स आपको कहां पर मिल रहा है? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मिल रहा है। और ये आज की जो क्लास है उसका डेमो क्लास थी एसएसटी के अंतर्गत कि भाई मैं आपको कैसा पढ़ाता हूं, बाकी के फैकल्टीज आपको कैसा लगाएंगे। ऐसा तो नहीं कि आपको ठग लिया जाएगा, ऐसा कुछ बच्चे सोचते भी हैं, तो ऐसा ना हो। यूट्यूब पर सारे फैकल्टीज आपको डेमो दे रहे हैं, आपको इन सभी का पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लग रहा है तो आप दमदार तरीके से बैच को खरीदें। साथ के साथ स्पेशली मेरे साथ में आपका जुड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि पेपर 2 में एसएसटी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एग्जाम में पास और फेल करा सकता है। 60 नंबर का आता है, तो आप साथ के साथ 60 नंबर का एसएसटी स्पेशल बैच जरूर ले लें। 199 रुपए का, जो 20 मार्च से स्टार्ट हुआ है। पूरा कंप्लीट एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पेडागोजी, उद्यान कृषि वाला, एग्रीकल्चर वाला, संगीत वाला, फिजिकल एजुकेशन वाला, जो उत्तर प्रदेश बोर्ड की किताबों में दे रखा है, सब कुछ आपका भाई आपको पढ़ाएगा केवल 199 रुपए में। इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 8506003399। नमस्ते, नमस्कार, मुलाकात करेंगे हम आपसे अगली क्लास में, आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे इस चैनल को दोस्तों, और अगली सभी क्लासेस में जुड़ते रहे, मन लगा करके पढ़ें। 5 साल के बाद यूपी टेट आया है, अब पता नहीं अगली बार यूपी टेट कब आएगा, और अगर इस बार यूपी टेट हुआ, इस बार की यूपी टेट में आप फेल हो गए तो जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठोगे, क्योंकि अगली बार उम्मीद है कि सुपर टीटी का एग्जाम भी उत्तर प्रदेश में हो। तो नमस्ते स्वीकार करें, और कल हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नए सेशन के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में। टेक केयर, लव यू ऑल।